नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान को सनाया के नाना जी के लिए गिफ्ट लेना था। वो माल रोड के एक शॉप में पहुंचता है और एक बॉडीगार्ड के रोकने के बाद भी शॉप के अंदर चला जाता है। यह बॉडीगार्ड मयूर और नित्या की सुरक्षा में शॉप के बाहर तैनात था। यह बॉडीगार्ड अहान को शॉप के अंदर जाने से मना करता है। उसने अहान को चाकू से अटैक कर रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद भी उसे डॉस देकर अहान शॉप के अंदर चला जाता है। उस बॉडीगार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अहान शॉप के अंदर कैसे चला गया। अहान पर बॉडीगार्ड के अटैक का कोई असर नहीं हुआ था। इससे बॉडीगार्ड बहुत हैरान था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। शॉप से अहान के चले जाने के बाद बॉडीगार्ड शॉप के अंदर आता है। उज्जवल अंकल, आपने उस लड़के को अंदर क्यों आने दिया? नित्या ने उस बॉडीगार्ड से पूछा जिसने बाहर अहान को रोकने की कोशिश की थी। उस बॉडीगार्ड का नाम उज्जवल था और वो नित्या का प्रोटेक्टर था। नित्या हर वक्त अपने साथ तलवार लेकर घूमती थी, इसलिए स्कोर सेक्ट ने उसके लिए उससे हाई लेवल का आर्टिस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया था, वो अपने आप अंदर आ गया था, उज्जवल ने कहा। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अहान उसके अटैक से कैसे बच गया था। भले ही उसने अपनी 10% एनर्जी लगाई थी, पर फिर भी किसी का बच पाना मुश्किल था। यह बात सुनकर नित्या का मुंह बिगड़ गया था। उसकी नजर में उज्जवल बहुत स्ट्रांग था। अगर उसने किसी को रोकने की कोशिश की थी और वो न रुके, ऐसा होना नामुमकिन था। खुद अंदर आ गया, आप भी उसे नहीं रोक पाए, नित्या ने कहा। नित्या ने उज्जवल से कहा था कि वो ध्यान रखे कि स्टोर में कोई ना आ पाए। फिर भी अहान बहुत आराम से स्टोर में घूम रहा था। दरअसल हुआ यह कि उज्जवल ने नित्या को बाहर जो कुछ भी हुआ था उसे अपने हिसाब से मोल्ड करके बता दिया था। उसने यह नहीं बताया था कि अहान उससे ज्यादा स्ट्रांग था, बल्कि यह बताया था कि उसकी लापरवाही की वजह से अहान अंदर आ गया था। अंकल, आपके हिसाब से वो ज्यादा स्ट्रांग है या फिर मैं? नित्या ने पूछा। नित्या के चेहरे पर सीरियस लुक देखने के बाद उज्जवल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अगर वो बोल देता कि नित्या ज्यादा स्ट्रांग है तो वो किसी न किसी तरह से अहान के साथ झगड़ा करने का बहाना ढूंढ देती। नित्या, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि उस लड़के में तुमसे थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उज्जवल ने कुछ सोचते हुए कहा। उज्जवल ने यह बात कह तो दी थी, पर वो जानता था कि नित्या अहान से बहुत दूर थी। अहान में नित्या से 100 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ थी। नित्या को यह बात सुनकर गुस्सा तो आया, पर उसके लिए यह एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल नहीं था। देखो तुम मयूर, वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। कुछ टाइम में मैं भी उसके लेवल पर आ जाऊंगा। इसके बाद मैं उससे तुम्हें मारने का बदला जरूर लूंगी। तुम जितना उससे इम्प्रेस करने के लिए करते हो ना, उतना मुझे इम्प्रेस करने के लिए भी एफर्ट्स किया करो, नित्या ने इतराते हुए कहा। मैं आगे से ध्यान रखूंगा नित्या, मयूर ने कहा और मुस्कुराने लगा। उसे समझ आ गया था कि उज्जवल ने झूठ बोला था। अहान ने नित्या में कोई ज्यादा ताकत नहीं थी, पर नित्या को बुरा न लगे इसलिए उसने ऐसा बोला था। मयूर भी नित्या को उज्जवल की बात समझाकर नित्या को निराश नहीं करना चाहता था। गुड, नित्या ने कहा। फिर वो उज्जवल की तरफ मुड़ी और उनसे पूछा, अंकल, तरुण सर आ रहे हैं? हाँ,
तरुण कल यहाँ पहुंच जाएंगे। उज्जवल ने कहा, अच्छा, अगर मैं तरुण सर से आहान को हैंडल करने के लिए बोलूं तो क्या वो मान जाएंगे? नित्या ने बनावटी मुस्कुराते हुए पूछा। नित्या, तुम ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। उज्जवल ने हड़बड़ाते हुए कहा, तरुण मिश्रा स्कोर सेक्ट का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था। उसकी उम्र बस 26 साल की थी और वो बहुत सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था और इस वक्त स्टेज 2 के लेवल 2 पर था। अगर 28 की एज में पहले वो अपने सारे लेवल क्लियर कर लेगा तो मार्शल आर्ट की दुनिया में यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर बन जाएगा। ऐसा नित्या और उज्जवल सोच रहे थे। तरुण स्कोर सेक्ट का हुकुम का इक्का था। अगर वो आहान से भिड़ता तो शायद स्कोर सेक्ट के सीनियर्स उसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते। अंकल, आप घबरा क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है तरुण सर उस आहान से लड़ नहीं पाएंगे? नित्या ने मुंह बनाते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उज्जवल मना क्यों कर रहा था। नित्या, कंपैरिजन की कोई बात नहीं है। तरुण की आइडेंटिटी स्कोर सेक्ट में बहुत स्पेशल है। आगे जाकर वो इस सेक्ट का लीडर बनेगा। ऐसे में अगर सीनियर्स को पता चला कि उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है या उसमें फंस गया है तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर उन्हें पता चला कि सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया है तो फिर तुम दोनों को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे में तुम दोनों की ट्रेनिंग पर बुरा असर पड़ेगा। उज्जवल ने नित्या को समझाया। नित्या को उज्जवल की बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। तरुण के साथ हमेशा 3 प्रोटेक्टर्स होते थे जिसमें से एक मार्शल आर्ट मास्टर होता था। इस बार वो मनाली गैम्बलिंग कंपटीशन के लिए आ रहा था। वो इनमें मनाली चेंबर की तरफ से हिस्सा लेने आया था। जब मनाली चेंबर को पता चला कि गैंगटॉक चेंबर बाहर से मदद ले रहा है तब उन्होंने स्कोर सेक्ट से मदद मांगी है। जब नित्या को उज्जवल के सस्पेंड होने की बात कही तब वो पीछे हट गई। उसे आहान से बदला लेना था पर सस्पेंशन के कारण पर नहीं। नित्या, तरुण यहाँ फाइट करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा होगा तुम उन्हें परेशान न करो। उन्हें इस फाइट के लिए प्रिपेयर करना है। वो इस वक्त डिस्ट्रैक्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। उज्जवल ने कहा, उनकी फाइट गैंगटॉक चेंबर के साथ ही तो है। तरुण सर की जितनी स्ट्रेंथ है वो उन्हें आराम से हरा देंगे। नित्या ने कहा, ऐसा मत कहो। गैंगटॉक चेंबर की तरफ से भी ब्लैक निंजा और स्कोर आर्टिस्ट आ रहे हैं। उन्हें हल्के में लेना सही नहीं होगा। उज्जवल ने कहा, इस बार का कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर होने वाला है और स्टेक्ट भी बहुत हाई थे। ओ, नित्या ने कहा। इसके बाद तीनों स्टोर से निकल गए। अगले दिन ऑफिस से फ्री होने के बाद आहान टाइम पर फाल्कन इंडस्ट्री के मेन गेट पर पहुंच गया। वहां सनाया और यामिनी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। यामिनी ने ऊपर से नीचे तक हाई फाई और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। वही सनाया ने बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए थे। उनके पास पहुंचने के बाद आहान ने कार का विंडो नीचे किया। हेलो आहान, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करने लगा। सनाया चले, यामिनी ने कहा और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। पर उतने में सानिया पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। यामिनी भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ सनाया के पास बैठ गई। उनके बैठने के बाद आहान ने विंडो ऊपर की और ड्राइव करने लगा। आहान वहां पर 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए था पर फिर भी लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया था। क्या मैंने कुछ गलत देखा? वो सनाया मैडम ही थी ना जो किसी और की कार में बैठकर चले गई। तुमने कुछ गलत नहीं देखा, वो सनाया मैडम ही थी। वो आदमी कौन था जो
भी था, सनाया मैडम की मोम उसे जरूर जानती थी। कहीं वो उनका एक्स हस्बैंड तो नहीं था? हो सकता है। उसकी कार देखी, एक मौली एम्प्लाई ऐसी ही कार चला सकता है। सब आपस में बात कर रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर वो आदमी कौन था। आहान इस वक्त बहुत सुकून के साथ कार ड्राइव कर रहा था। कार में किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। आइस ब्रेक करने के लिए यामिनी ने आहान से पूछा, आहान, तुमने पापा के लिए गिफ्ट लिया है? हाँ, आहान ने कहा। चलो, बहुत अच्छा किया, यामिनी ने कहा। यामिनी आहान को गिफ्ट के बारे में बोलना भूल गई थी। अगर आहान ने गिफ्ट नहीं लिया होता तो उनकी बहुत इंसल्ट हो जाती। पार्टी में सब लोग शामिल होने वाले थे और सबके सामने वो कोई ताना नहीं सुनना चाहती थी। नाना जी का घर कहाँ पे है? आहान ने पूछा। यामिनी ने उससे कहा था कि पहले वो ओबराय हाउस जाएंगे और फिर उसके बाद पार्टी वेन्यू पर, गोल्डन रेसिडेंस। मेरे पापा पिछले साल ही वहां पर शिफ्ट हुए थे, यामिनी ने कहा। गोल्डन रेसिडेंस सुनकर आहान का मुंह बना रह गया। यह वही सोसाइटी थी जहां पर विला मयूर ने आहान को दे दिया था। 15 मिनट बाद वो लोग गोल्डन रेसिडेंस पहुंच गए। सुखराज का घर मयूर के विला से छोटा था और सोसाइटी के अलग एरिया में था। अब वो लोग वहां पर पहुंचे। वहां बहुत सारी कार्स पार्क थी। वहां महंगी से महंगी कार थी, जैसे पार्स, बेंटेले वगैरह। आहान की आडी उन कार में सबसे सस्ती थी। वहां सानिया की कार भी थी, जो कुछ वक्त पहले उसने शिमला में देखी थी। ये तुम अपनी कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते, यह कोई पार्किंग लॉट नहीं है, एक भारी भरकम आवाज ने कहा। हर्षित, इट्स मी, यह मेरा दामाद है, यामिनी ने कहा। वो आवाज यामिनी के भाई हर्षित ओबेराय की थी। इस वक्त वो आहान की कार के आगे खड़ा होकर उसे वहां कार पार्क करने से रोक रहा था। यामिनी और हर्षित भाई बहन जरूर थे, पर उनके बीच अच्छे रिलेशन नहीं थे। दोनों आपस में रेयरली बात करते थे। यामिनी हर्षित ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। उसे यामिनी के यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। इतना हैरान क्यों हो? 3 साल बाद मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? यामिनी ने कहा। 3 साल पहले गिल फैमिली को ओबेराय फैमिली में कदम रखना भी अलाउ नहीं था। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, बस तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हर्षित ने कहा। कैसी बातें कर रहे हो? आज पापा का बर्थडे है, मैं कैसे नहीं आती? यामिनी ने कहा। अच्छा ठीक है, जल्दी पार करो, बाकियों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर्षित ने कहा और वहां से चला गया। वो यामिनी के आने से ज्यादा खुश नहीं था, पर फिर उसने यह बात जताई नहीं। इतने में सनाया कार से उतर गई। यामिनी भी कार पार्क होने के बाद वहां से ओबेर हाउस की तरफ चलने लगे। डैड कहाँ हैं? सनाया ने यामिनी से शेखर के बारे में पूछा। वो रास्ते में ही हैं। मैंने ही उन्हें कहा था कि टैक्सी लेकर सीधा गोल्डन होटल ही आ जाएं। यामिनी ने कहा। चलो हम अंदर चलते हैं, यामिनी ने कहा। अंदर आने के बाद आहान ने पहली बार सानिया को देखा। इस वक्त वो अपने उम्र के लोगों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। आहान को देखने के बाद सानिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ गई। सानिया, यामिनी ने कहा और उसे मिलने चली गई। अब यामिनी सानिया के साथ इंटीमेटेड नहीं थी और उससे बहुत कैजुअली मिलती थी। यामिनी, तुम लोग आ गए? सानिया ने भी उन्हें पोलाइटली ग्रीट किया। हाँ। सानिया, पापा कहाँ हैं? यामिनी ने पूछा। वो ऊपर हैं, तैयार हो रहे हैं, सानिया ने कहा। यामिनी ने नोट किया कि वो जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, पीछे से एक आवाज आई। यामिनी, तुम लोग आ भी गए? पापा ने तुम्हें इस फैमिली से वापस आना अलाउ क्या किया?
तुम तो तुरंत ही आ गए। यह यामिनी के लिए एक ताना था। तो रूपाली, तुम क्या चाहती हो, हम यहाँ कभी ना आए? यामिनी ने पूछा। रूपाली ओबेरॉय हर्षित की पत्नी और यामिनी की भाभी थी। दोनों में सिस्टर इन लॉ वाला रिश्ता था, पर दोनों एक दूसरे को वैसी रिस्पेक्ट नहीं देते थे। दोनों जब भी मिलते थे एक दूसरे को नाम से बुलाते थे और हमेशा झगड़े करते थे। कुछ साल पहले यामिनी और रूपाली में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और बात सुखराज तक पहुंच गई थी। उस वक्त किसी ने भी यामिनी का साथ नहीं दिया था और उल्टा यामिनी को ही बहुत डांटा था। तब से वो रूपाली से नफरत करती थी और उसे देखते ही उसकी नाक सिकुड़ जाती थी। पहले यामिनी किसी से बहस में नहीं पड़ती थी, पर अब आहान और सनाया के स्टेटस और आइडेंटिटी की वजह से वो किसी से भिड़ने में डरती नहीं थी। इसलिए इस बार यामिनी ने रूपाली के ताने का जवाब ताने से ही दिया था। मैं किसी को रोकने वाली कौन होती हूँ? लोग तो बेशर्म हैं, जो आना चाहे आ सकते हैं। मैं अकेली किस किस को रोक लूंगी? रूपाली ने कहा। बेशर्म? रूपाली, तुम बेशर्म बोल रही हो? मैं इस घर की बेटी हूँ। यामिनी ने कहा। तुम क्यों चिढ़ रही हो? मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। मैं तो लोगों की बात कर रही हूँ। अब अगर तुम आ जाओगे तो मैं तुम्हें निकाल तो नहीं सकती ना? रूपाली ने कहा। रूपाली, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें बहुत तेज थप्पड़ मारूंगी। यामिनी ने कहा। तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? इतनी हिम्मत है तुम्हें? रूपाली ने कहा। उसे भी यामिनी के तेवर देखकर गुस्सा आ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी इतने सालों के बाद यामिनी के तेवर इतने बदल जाएंगे। यामिनी और रूपाली दोनों आपस में लड़ने के लिए बस तैयार ही थे। क्या बर्थडे पार्टी में नया हंगामा होने वाला है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।